सेलर है उसको हम बायर से मिलवाते हैं या बायर को सेलर से मिलवाते हैं, तो ये तो एक किस्म की ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने किसी ने बहुत ही कोई खुदा ना खास्ता गैर इखलाकी बात कर दी हो। मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो किसी की चीज़ है, मैं सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके उस पे एक गैप क्रिएट करके एक प्रॉफिट बीच में रख के मैं उसको आगे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत है। आप एक ऐसी डील में बैठे हुए हैं जिस डील के अंदर आपको ये नहीं पता कि इसके पास कितने पैसे जा रहे हैं, वो क्यों आपके लिए काम कर रहा है, और जो बीच में ब्रोकर है वो दोनों से अब कहानियाँ सुना के उन दोनों से बात कर रहा है। मुझसे हिडन कॉस्ट ले लो, लेकिन तुम मुझसे बता के लोगे तो मैं तुम्हें ये 5 लाख देने को तैयार नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम में से हर एक को ज़िंदगी में कभी ना कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा। आपको पता है एक रियल एस्टेट एजेंट को, एक रियल एस्टेट ब्रोकर को इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? उसको उस वक़्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जब बायर या सेलर जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है, इन दोनों में से कोई एक शख्स अगर उसको ये कह देता है कि भाई आप मुझे जो मेरी अपोजिट पार्टी है, जो काउंटर पार्ट है, उससे मेरी प्लीज़ आप एक मुलाकात करवा दीजिए। अगर बायर कह दे कि मुझे सेलर को मिल के डील करनी है, इलेक्ट्रिक शॉक। अगर सेलर कह दे कि भाई मैं बेचने को तैयार हूँ बट बायर से मिलना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये क्यों है आखिर? ये इसलिए है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी जो मसले हैं उनमें एक मसला ये भी है कि चूँकि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग्स नहीं हैं, कोई इस किस्म की कोई एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। अब बहुत से इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। हमें पता है कि पंजवानी साहब एक माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़िंदगी की कई दहाइयाँ उन्होंने इस काम पे लगा दी हैं, अमानुल्लाह पंजवानी साहब ने। IBA ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। उसके अलावा आज़म मिराज साहब DHA में ये काम कर रहे थे, उन्होंने डेफिलिया से मिलकर इस तरह के इदारे बनाने की कोशिश की। IBA ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अब वो DHS के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई होप कि आगे इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज की अगर हम बात करें, 2024 की बात करें, तो ये एक स्टिल एक बहुत बड़ा मसला है रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए कि अगर उनको ये कहा जाए कि भाई जो सेलर है वो उसको हम बायर से मिलवाते हैं या बायर को सेलर से मिलवाते हैं, तो ये तो एक किस्म की ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने किसी ने बहुत ही कोई खुदा ना खास्ता गैर इखलाकी बात कर दी हो। जबकि आप और मैं, हम सब जिस अच्छी मुतबर्रिक हस्ती को फॉलो करते हैं, अगर हम उसको ज़हन में रख के सोचते हैं कि अगर मेरी जगह पे वो हों, मेरे पीर साहब हों, मेरे बुज़ुर्ग हों, मेरे उस्ताद हों, कोई और बड़ी हस्ती यहाँ पे हो मेरी जगह पे इस शोबे के अंदर, तो क्या वो ऐसे छुपा के डील करेगी कि जो जिस कीमत के ऊपर सेलर बेच रहा है वहाँ पे आप बायर को वो प्राइस नहीं बताई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप ज़रूर देखें, हर चीज़ के ऊपर शरई लिहाज से भी कुछ उसके तकाज़े हैं। हम बीच में गैप या चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, बट उसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करनी पड़ती है, अपना रिस्क इन्वॉल्व करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क। अगर मैं किसी प्लॉट को, किसी प्रॉपर्टी को मैं ख़रीद लेता हूँ, पहले अपने पास अपने सरमाए से ख़रीद लूँ और फिर मैं अपनी कीमत पे उसको मुँह मांगी कीमत पे जिस पे मर्ज़ी बेचूँ, ये मेरे लिए जायज़ है। अब वो मेरी चीज़ है, मैं बेचने को तैयार हूँ, इसका इख्तियार मेरे पास है। लेकिन मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो किसी की चीज़ है, मैं सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके उस पे एक गैप क्रिएट करके एक प्रॉफिट बीच में रख के मैं उसको आगे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत है। हम लोग क्यों ये काम करते हैं? इसका अगर आप अदर हैंड देखें तो सिर्फ इसका ब्लेम जो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स पे नहीं जाता। इसकी एक्चुअल ज़िम्मेदारी जो है वो एक क्लाइंट्स पे आती है, वो उन लोगों पे आती है जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन जिस वक्त उनसे उनका ब्रोकर ये कहता है कि सर आप मुझे इससे 1% कमीशन दे दीजिए, तो वो उससे भाग जाते हैं। तो वो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे या 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर वो शायद अपना 2% देने को तैयार नहीं होते, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर, या 1% भी देने को तैयार नहीं होते। जो कि सिर्फ 5 लाख रुपए बन रहा है, वो 5 लाख देने को तैयार नहीं है। तो ब्रोकर क्या करेगा कि वो अब जब उसको चीज़ दिलवाएगा तो वो उसके पीछे 20 लाख रुपए का गैप रख लेगा, वो 15 लाख रुपए का गैप उसके पीछे मार्जिन ऐड कर देगा। ये चीज़ें की इस चीज़ की उसको कौन उसको उभार रहा है ये सब कुछ करने के लिए? ऑब्वियसली वो लोग उभार रहे हैं जो क्लाइंट्स हैं। और वो मुझे ये समझ नहीं आती, मैं अगर ये प्रॉपर, जो हम ये नहीं कि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, बट लॉजिकली आप सोचिए कि आप एक ऐसी डील में बैठे हुए हैं जिस डील के अंदर आपको ये नहीं पता कि इसके पास कितने पैसे जा रहे हैं, वो क्यों आपके लिए काम कर रहा है। कोई चीज़ फ्री तो नहीं होती ना। हम हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बिज़नेस केस होता है। अगर व्हाट्सएप आपको पूरे दिन आपको फ्री इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फ्री डाउनलोडिंग कर रहे हैं, फ्री आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कोई बिज़नेस केस तो है, वो पैसे कहाँ से अर्न कर रहा है उसके ऊपर। इसी तरह से ये जो डील हम करने बैठते हैं किसी ब्रोकर के साथ, हम उसे कहते हैं नहीं भाई बस ठीक है, मुझे इस पे आप 190 दिलवा दीजिए,
और जो भी हो, और जो लेने वाली पार्टी है वो कहती है बस मुझे 2 तक का बजट है मेरा। अब दोनों को नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। वो अपने तौर पे चंद ब्रोकरों से पूछ के उसने रेट अपने मार्केट एक जहन में इस्टेब्लिश कर लिया, इसने अपना एक रेट सेलिंग का इस्टेब्लिश कर लिया, और जो बीच में ब्रोकर है वो दोनों से अब कहानियाँ सुना के उन दोनों से बात कर रहा है। बिल्कुल सुनाइए, बहुत अच्छी बात है, हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है, हमें उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, सब चीज़ें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है बीच में वो कैसे आएगी, वो ट्रांसपेरेंट डील कैसे, फाइनेंशियल डील्स जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट कैसे हो गई, वो जायज़ कैसे हो गई आपके लिए, जब तक कि हमने उसके ऊपर अपनी कमीशन सर्विस चार्जेस ऐड नहीं किए ओपन तरीके से। सो जिस तरह हम लोग अपनी कंपनी में काम करते हैं कि हम कहते हैं कि जी आप हमारे साथ काम कीजिए, हम बायर या सेलर दोनों से 1% कमीशन चार्ज करेंगे। सो उससे नीचे हम नहीं जाएंगे, होना 2% चाहिए, 1% बहुत कम है। लेकिन चलें, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, तो ऑब्वियसली उसमें वो देखना चाहिए। इसमें एक और भी बड़ा बुनियादी मसला है कि ये काम पूरी दुनिया में होता है कि रियल एस्टेट के अंदर हमेशा जो है वो एक कमीशन होता है और एजेंट की ज़रूरत पड़ती है बीच में। हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी सीरियस क्यों नहीं है, उसकी वजूहात सिर्फ ब्रोकर साइड से तो हैं ही हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह उसके पीछे ये है कि जो क्लाइंट होता है उसके साथ रियल एस्टेट एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। सो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है मेरे पास और मैं उसके साथ किसी लीगल उसमें बाइंडिंग में जा ही नहीं रहा उसके साथ, मैं उसको लॉक ही नहीं कर रहा उसकी चीज़ को कि ठीक है आपकी ये प्रॉपर्टी, ये घर है या प्लॉट है या जो भी चीज़ है, आप मेरे पास आए हैं चल के, मैं इसको बेचने के लिए 1 महीने का टाइम लूँगा, 2 महीने का टाइम लूँगा, कोई भी मैं लिमिट तय कर लेता हूँ कि, या मैं इसको नहीं लिमिट तय करता, ओपन रख लिया कि ठीक है जो भी ऑफ़र आएगी आप उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी मेरी सेल करोगे, बट ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे पास है। अब उसके बाद मैं उसको किसी लिस्टिंग पोर्टल पे लेके जाऊँ, मैं उसको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँ, मैं अपनी टीम के हवाले करूँ, मैं उसको अदर ब्रोकर नेटवर्क में फैलाऊँ, जो भी करूँ, वो सब चीज़ें तब मेरी सेफ़ होंगी अगर मैं क्लाइंट को एक कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आऊँगा, एक लीगल बाइंडिंग उस पर क्रिएट करूँगा। वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में उसको मैं लेके नहीं आता। अपने आप को वहाँ पे लॉक, एक ब्रोकर को ऐसे करना चाहिए कि उसको पता है कि मेरा ये कमीशन है, मुझे ये देना है, मुझे सेल के अंदर कितनी सर्विसेज देनी है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, मुझे अदर पार्टीज़ के जितने विजिट्स उसके अंदर होंगे, वो सब चीज़ें ऑब्वियसली वही बंदा मैनेज करेगा जो कमीशन ले रहा है। वो क्लाइंट्स को लेकर जाएगा, वहाँ दिखाएगा, वो अपनी टीम को वहाँ पर विजिट्स करवाएगा, वो सब चीज़ें वो अपने पल्ले से कर रहा है और वो एडजस्ट होंगी उस कमीशन कॉस्ट के अंदर जो वो चार्ज करेगा क्लाइंट से। बहुत जेन्युइन बिज़नेस है, बहुत साफ़ सुथरी तरीके से काम हो सकता है, लोगों को एजुकेट करके क्लाइंट्स को काम हो सकता है। हमेशा क्लाइंट्स को ये कहना चाहिए कि आप कमीशन लें हमसे, ठीक है। जब अगर दोनों पार्टीज़ मेरे साथ बायर और सेलर, मैं उनको लॉक कर लेता हूँ अपने साथ एक डील के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक कर लिया कि ठीक है आपकी प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा, और उसको लॉक कर लिया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको मैं बायर ला के दूँगा। अब मुझे ये बताइए कि मुझे मीटिंग करवाने में क्या हर्ज है। अगर मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं तो सारा दिन मैं बुला के कह सकता हूँ एक क्लाइंट के सामने के साथ, आपका ये घर है, प्लीज़ आके बैठिए, आज एक पार्टी है, इनका विजिट है, और ये साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये कोई बिजनेसमैन साहब हैं, और ये जो है ये आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ये इनकी ऑफ़र है आपके साथ, आमने सामने आप बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ बैठ के मीटिंग हो रही है उसके ऊपर, होती भी है कुछ जगह पे, लेकिन बहरहाल बहुत ओपन तरीके से बात हो रही है। तो वो तब होती है जब हमारी ऑनरशिप उनके साथ आ जाती है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। सो ये वो चीज़ें हैं जिससे जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं ना ब्रोकर हज़रात को, कि बायर और सेलर की मीटिंग जो है वो हम अक्सर ट्रांसफ़र ऑफिस में भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे होते हैं कि कोई एक दूसरे को देख ना ले कि ये कौन ख़रीद रहा है उसको पता नहीं है। और इस पे हम देखते हैं कुछ डेवलपर्स ने ये चीज़ शुरू कर दी है, डीएचए के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो अक्सर जो है वो आमने सामने बिठा के पूछ भी लेते हैं लोगों से, तो उस पर ब्रोकर्स बहुत मसला वावेला क्रिएट हो जाता था उसके ऊपर। तो उसकी वजह यही है ना कि हमने बीच में एक अच्छा गैप क्रिएट किया हुआ है, उसके अलावा और तो कोई वजह नहीं है। अब वो गैप क्यों क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आप लोग जो बायर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो एक या सेलर्स हैं, वो कमीशन देने को तैयार नहीं है उसके साथ, जिस वजह से वो बेचारा मजबूर है अपनी रोटी रोज़ी, अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, अपने बिज़नेस के लिए वो मजबूर उसको आप कर रहे हैं कि भाई तुम मुझसे हिडन कॉस्ट ले लो, लेकिन तुम मुझसे बता के लोगे तो मैं तुम्हें ये 5 लाख देने को तैयार नहीं हूँ, तुम हिडन कॉस्ट है मुझसे 20 लाख ले लो, वो मैं ओके हूँ क्योंकि वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। सो हमें अगर इसको एज अ बिज़नेस इसको एक्सेप्ट करें और हम इसको बढ़ावा दें, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें, तो बायर और सेलर्स की मीटिंग से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती है, लोगों के पास एजुकेशन बढ़ती है, आपके अंदर आपको भी ईज़ ऑफ बिज़नेस आपको मिलती है। वो जो आप जिस टेंशन्स का शिकार होते हैं और उस टेंशन्स की वजह से बहुत सी ऐसी झूठ बोलने पड़ रहे होते हैं, बहुत से आप गलत तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं, और अब वो बातें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खुल जाती हैं, और जब वो चीज़ें खुलती हैं तो आपको एक बड़ी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों से जो बचत हो सकती है वो इसी तरीके से हो सकती है कि इस बिज़नेस को जो
जो जो हमारी मैच्योर मार्केट्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ में जिस तरह से रियल एस्टेट चलती है, वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बायर और सेलर कभी भी आपके पास आते हैं, आप उनको लॉक कीजिए। इवन में हम ये कहते हैं, और ये होना चाहिए, इनफैक्ट आपको भी ये करना चाहिए कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के विज़िट पे जा रहे हैं और आपको एक ब्रोकर जो है वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, किसी भी जगह पे वो आपसे कहता है कि ठीक है सर मैं आपको प्रॉपर्टी विज़िट करवाऊंगा, आज का फ्यूल का रेट आप देखिए, अगर वो आपको 8-10 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, 8-10 किलोमीटर आपको वापस लेके आ रहा है वहाँ से, या वो जिस भी तरह जा रहा है, तो अगर आप 15-20 किलोमीटर की एवरेज भी लगाएं 1 लीटर के ऊपर, तो अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं। भले आप उसको 1000 रुपीज़ चार्ज कर दीजिए, 2000 रुपये चार्ज कर दीजिए, बट एक फ़ी होनी चाहिए जो ब्रोकर हज़रात को चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी चीज़ों को बहुत सीधा करेंगे। हम सारा दिन बैठ के मोबाइल पे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सेम प्राइसिंग मॉडल्स उनके होते हैं कि अगर आप ये फ़ीचर यूज़ करेंगे तो ये कॉस्ट है, ये चीज़ यूज़ करेंगे तो ये कॉस्ट है। यही चीज़ें हम अपने इन बिज़नेसेस में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते कि अगर किसी को आप विज़िट करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट चार्ज करें, और क्लाइंट को भी ये पता हो कि भाई मैं ये कॉस्ट दे रहा हूँ, तो उसे तकलीफ़ ना हो, वो भी उसको खुशी-खुशी दे कि ये उसका खर्चा है, मैं ये पैसे उसको दे रहा हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट में वो सर्विसेज देगा। दोनों बंदे एक दूसरे के साथ सिंसियर होकर वो काम कर रहे होंगे, जिससे आपके मार्केट के अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी। कुछ और आइडियाज़ आपके पास हो तो वो शेयर कीजिएगा। इस तरह की चीज़ों पे बात करते हैं और इस तरह की चीज़ों को फैलाते हैं ताकि हमारे बिज़नेस के अंदर मज़ीद बेहतरी आए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।